प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता का स्वरूप या इसकी विशेषताएं और स्वतंत्रता की दो पहलू। स्वतंत्रता का अर्थ, परिभाषा और महत्व, इन तीनों बातों पर मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया है, आप लिस्ट में देख सकते हैं। आज हम स्वतंत्रता के संदर्भ में दो बातों पर चर्चा कर रहे हैं, इसका स्वरूप अर्थात विशेषताएं और इसके दो पहलू। ये देखो, प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, इसलिए इनको समझना निहायत जरूरी है। और वैसे भी राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को स्वतंत्रता की अवधारणा को तो बहुत ही बेहतर तरीके से समझना अति आवश्यक है। कारण क्योंकि डेफिनेटली हम देखते हैं तो राजनीति विज्ञान की मुख्य समस्या एक ही है, क्या कि स्वतंत्रता और समानता के मध्य सामंजस्य कैसे बिठाया जाए, और इसी के साथ में स्वतंत्रता, समानता और सत्ता में ऐसा उचित सामंजस्य हो जिससे कि वास्तविक रूप में वहां न्याय की स्थापना हो सके। तो मेरा कहने का भावार्थ यह है कि आपको स्वतंत्रता, समानता, सत्ता के बारे में मैंने सभी लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, और न्याय, ये चारों अवधारणाएं ऐसी हैं जिनको समझना बहुत ही जरूरी है, जिसमें हम आज ले रहे हैं स्वतंत्रता का स्वरूप अर्थात विशेषता, इसके दो पहलू। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, स्वतंत्रता की विशेषताओं को मैं समझाऊं, पहलू समझाऊं, उससे पहले प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर अपलोड करता हूं, इसकी जानकारी, सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। प्यारे विद्यार्थियों, वास्तव में व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन का आधार कानून, स्वतंत्रता, ये आधार लिख दिया मैंने, कानून, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, कर्तव्य, न्याय, राजनीतिक बाध्यकारिता, इसी के साथ में यहाँ यदि हम और आगे बढ़ना चाहें तो और भी काफी अवधारणाएं हैं, लेकिन मूल जो व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों का आधार होता है, ये अवधारणाएं होती हैं। कौन कौन सी? कानून, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, कर्तव्य, न्याय और राजनीतिक बाध्यकारिता। ठीक है भाई, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मूल जो बात आती है वो ये आती है, क्या कि भाई व्यक्ति को क्या पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए राज्य के द्वारा, शासन के द्वारा, या फिर व्यक्ति के करने योग्य कार्य है वो तो उसको करने दिए जाएं, बाकी जो अनुचित गलत कार्य व्यक्ति कर रहा है तो उसके ऊपर प्रतिबंध हो। यस, राज्य के द्वारा व्यक्ति को जो कार्य करने चाहिए जिससे कि स्वयं व्यक्ति का और समाज का हित हो, वो कार्य तो करने दिए जाए, लेकिन यदि व्यक्ति स्वयं अपने अहित में और समाज के अहित में कोई कार्य करता है तो ऐसे कार्य करने की आज़ादी नहीं दी जा सकती, स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। इसीलिए स्वतंत्रता के दो पहलू हो जाते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। ये मैं आपको समझाऊंगा। आप ध्यान दें, सबसे पहले लेंगे स्वतंत्रता का स्वरूप या विशेषताएं। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, चाहे कोई भी अवधारणा क्यों ना हो, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, कर्तव्य, जो भी है दुनिया भर की अवधारणाएं, यदि आप अवधारणा का अभिप्राय समझ जाते हैं तो अभिप्राय में से ही, परिभाषा में से ही इसकी विशेषताएं निकलती हैं। क्या कहा मैंने भाई? विशेषताएं कहीं बाहर से नहीं आती हैं। आप जिस भी अवधारणा का अध्ययन कर रहे हैं, मान लीजिएगा स्वतंत्रता का अध्ययन करें, तो स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, दोनों ने क्या परिभाषाएं दी, कि इसमें से इसकी विशेषताएं निकलेंगी। अब स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, इसकी क्या परिभाषाएं, इसका क्या महत्व, सब बातें मैंने आपको समझा दी पिछले लेक्चर में, वहां आप देख सकते हैं। और यहाँ हम केवल विशेषता की बात करेंगे, और विशेषता जो निकलेंगी वो वास्तविक रूप में स्वतंत्रता का जो अर्थ है, इसकी जो परिभाषा है उसमें से निकलेंगी। तो इसकी चार विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। पहली विशेषता है, स्वतंत्रता का अर्थ केवल प्रतिबंधों का अभाव नहीं। नोट कीजिएगा, स्वतंत्रता का अर्थ केवल प्रतिबंधों का अभाव नहीं। देखो भाई, वास्तव में जब स्वतंत्रता का नकारात्मक पहलू लिया जाता है तो वहां केवल एक ही बात आती है कि भाई वास्तविक रूप में व्यक्ति के कार्यों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। यह नकारात्मक पहलू कहता है, जबकि सकारात्मक पहलू ये कहता है कि नहीं भाई,
व्यक्ति को केवल जो करने योग्य कार्य होते हैं उसमें तो स्वतंत्रता दी जाए, लेकिन कभी कभी व्यक्ति अपने हित में कार्य नहीं करता है, समाज के हित में भी कार्य नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। दोनों बातें आ गई इसमें। तो इसका मतलब ये होगा स्वतंत्रता का अर्थ केवल प्रतिबंधों का अभाव नहीं, मतलब व्यक्ति के ऐसे कार्य जो कि स्वयं उसके हित में है, समाज के हित में है, वो तो करने की स्वतंत्रता दी जाए। लेकिन यदि व्यक्ति स्वयं अपने हित में कार्य नहीं कर रहा है, समाज के हित में कार्य नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में राज्य के द्वारा, शासन के द्वारा उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। इसका मूल भावार्थ ये है। जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा यार, जैसे रोजगार का उदाहरण दे रहा हूं भाई, राज्य के द्वारा व्यक्तियों को रोजगार करने की स्वतंत्रता तो दी जाए, लेकिन इसके साथ में ये जरूरी है कि राज्य व्यक्तियों के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था जरूर करे। और जब ये व्यवस्था करेगा तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत वास्तविक रूप में समाज में जो धनाढ्य व्यक्ति हैं उनके ऊपर टैक्स लगाएगा, कर लगाएगा। और जब कर लगाया जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं माना जाएगा कि उनकी स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए स्वतंत्रता का अर्थ केवल प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। मतलब इसका मतलब ये केवल ये नहीं है कि भाई व्यक्तियों को कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता दे दी जाए, नहीं भाई। व्यक्तियों के द्वारा जो उचित कार्य किए जा रहे हैं जिससे कि स्वयं व्यक्ति का भी हित और समाज का भी, तो वो कार्य तो करे, स्वतंत्र है। लेकिन व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर सकता है जिससे कि स्वयं व्यक्ति का, समाज का या राज्य के विरुद्ध कोई कार्य कर रहा है। ऐसे कार्य करने की आजादी नहीं दी जा सकती, इसलिए व्यक्तियों के कुछ कार्यों के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है। ठीक है। दूसरा है, किसी की भी स्वतंत्रता पूर्ण या असीम नहीं हो सकती। ध्यान दें, किसी की भी स्वतंत्रता पूर्ण या असीम नहीं हो सकती। ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब यह है कि भाई स्वतंत्रता का नकारात्मक पहलू ये कहता है कि भाई व्यक्ति को कोई भी कार्य करने की आज़ादी दी जाए, स्वतंत्रता दी जाए, मतलब व्यक्ति की इच्छा है, जो चाहे वो कार्य करे। लेकिन भाई नहीं, मान लीजिएगा, उदाहरण दिया मैंने उद्योगपति मजदूर। एक उद्योगपति को ये स्वतंत्रता तो है क्या कि भाई वो अपने उद्योग में कोई भी वस्तु का निर्माण करे, आज़ादी है। लेकिन अब उस उद्योगपति को यह स्वतंत्रता नहीं है कि मजदूरों से वह जी चाहे जितने घंटे काम कराए, 13 घंटे काम कराए, 15 घंटे काम कराए, नहीं। इसके लिए राज्य के द्वारा समय निर्धारित किया जाएगा कि भाई 8 घंटे काम करवाएं, 9 घंटे काम करवाएं, जो भी है। वर्तमान समय में देखते हैं हम तो 8 घंटों की व्यवस्था की गई है। अब जो ये 8 घंटों के बारे में कहा गया है कि मजदूरों से केवल उद्योगपति 8 घंटे काम कराए, तो यहाँ उद्योगपतियों के ऊपर वास्तविक रूप में कोई जो प्रतिबंध लगाया जा रहा है, इससे इनकी स्वतंत्रता छीनी नहीं जा रही है। इनको अपना माल बनाने की आज़ादी है, स्वतंत्रता है। लेकिन भाई मजदूरों के हित में उद्योगपतियों के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है, कानून बनाया जाता है कि भाई मजदूरों को इस हिसाब से वेतन दिया जाए और इतने समय कार्य कराया जाए। तो जब एक तरफ तो क्या हो गया, उद्योगपति को स्वतंत्रता तो है, लेकिन किसी भी रूप में गलत कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं है। कैसे कि मजदूरों से ये 8 घंटे से ज़्यादा कार्य नहीं कराएंगे और उचित वेतन देंगे। तो इसका मतलब ये होता है। तो आप उद्योगपति मजदूर के उदाहरण से ये समझ सकते हैं ये बिंदु, क्या किसी की भी स्वतंत्रता पूर्ण या असीम नहीं हो सकती है। मतलब एक उद्योगपति को ये स्वतंत्रता नहीं है कि जैसे चाहे मजदूर से 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे काम कराता रहेगा। 8 घंटे की व्यवस्था तो है, इससे ज़्यादा काम कराए, वेतन वही दे, या वेतन बिल्कुल कम दिया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए उद्योगपति की स्वतंत्रता पूर्ण नहीं हो सकती, ऐसी नहीं हो सकती कि भाई जो चाहेगा उद्योगपति करेगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने आपको पहले कह दिया है कि स्वतंत्रता के 2 पहलू होते हैं, नकारात्मक, सकारात्मक। नकारात्मक तो ये कहेगा कि व्यक्ति को कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, व्यक्ति की जो इच्छा है वो कार्य करेगा। लेकिन सकारात्मक पहलू ये कहता है कि नहीं भाई, व्यक्ति को केवल वही कार्य करने की स्वतंत्रता दी जाएगी जो कार्य करने से स्वयं व्यक्ति का भी हित और समाज का भी हित और राज्य का भी हित हो, वो कार्य करने की स्वतंत्रता दी जाएगी। ये नहीं है कि व्यक्ति जैसा चाहे वो कार्य करे, वह अपने भी हित में कार्य नहीं करे, समाज के हित में भी कार्य नहीं करे, तो ऐसी कोई स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। जैसे उद्योगपति को यह स्वतंत्रता नहीं है कि भाई मजदूरों से 10 घंटे काम कराए, 15 घंटे काम कराए और वेतन वही दे, ये जो है स्वतंत्रता उद्योगपति को नहीं दी जा सकती है। मजदूरों के हित में उद्योगपतियों के लिए कानून बनाए जाते हैं और इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है। इसलिए किसी की भी स्वतंत्रता पूर्ण या असीम नहीं हो सकती। मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी उद्योगपति, कोई भी हो चाहे, उसकी जो स्वतंत्रता होती है वो असीमित नहीं है कि जो चाहेगा वो करेगा, नहीं, राज्य के द्वारा उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तीसरा है स्वतंत्रता के अनेक रूप। अब जब स्वतंत्रता का अर्थ परिभाषा हमने देखा था, तो वहां वास्तविक रूप में उस परिभाषा के आधार पर कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता का केवल एक रूप नहीं होता है राष्ट्रीय स्वतंत्रता, नहीं भाई, स्वतंत्रता के अनेकों प्रकार होते हैं, जिसमें से मैंने 7
प्रकार यहाँ नोट कर दिए हैं। बाकी मैं अलग से स्वतंत्रता के प्रकार के ऊपर एक लेक्चर अपलोड करूंगा, वहाँ ये सारी बातें समझाऊंगा। यहाँ तो केवल संकेत दे रहा हूँ कि आप नोट करेंगे। स्वतंत्रता के विशेषकर 7 प्रकार होते हैं: प्राकृतिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, निजी स्वतंत्रता, निजी और नैतिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता। ये 7 प्रकार मुख्यतः माने जाते हैं स्वतंत्रता के। ठीक है भाई, अब ये 7 प्रकार के ऊपर मैं अलग से एक लेक्चर अपलोड करूंगा। यहाँ केवल इतना ही ध्यान रखेंगे। चौथा जो विशेषता है स्वतंत्रता की, वह है स्वतंत्रता और कानून एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं है। मतलब देखो, स्वतंत्रता और कानून का जैसे अध्ययन किया जाता है तो ऐसा लगता है कि भाई जब कानून बनाए जा रहे तो कानूनों से क्या होगा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगेगा, लेकिन नहीं भाई, कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी नहीं है, एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के सहायक हैं। ये एक दूसरे की प्रतिद्वंदी नहीं है, बल्कि एक दूसरे को समर्थन देते हैं, एक दूसरे के सहायक हैं। ये मानेंगे कैसे, मैंने यहाँ नोट किया है एक उदाहरण। जैसे मान लीजिएगा आत्महत्या के ऊपर किसी व्यक्ति के द्वारा जो सुसाइड किया जाता है, आत्महत्या पर जो प्रतिबंध लगाया जा रहा है, ध्यान दें, आत्महत्या पर जो प्रतिबंध लगाया जा रहा है वह वास्तविक रूप में स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं है। भाई राज्य के द्वारा कानून बनाया जा रहा है कि भाई किसी भी व्यक्ति को आत्महत्या करने की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती, तो आत्महत्या करने की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती है व्यक्ति को, तो इसका मतलब ये नहीं माना जाएगा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है या व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीना जा रहा है। नहीं, उल्टा ये कहेंगे कि राज्य के द्वारा जो कानून बनाया जा रहा है इससे वास्तव में व्यक्ति को और ज्यादा स्वतंत्र किया जा रहा है, क्योंकि व्यक्ति आवेश में आकर के वहां आत्महत्या कर रहा है तो ऐसी स्थिति में उसको बचाया जाएगा। व्यक्ति की स्वयं की किसी की भी इच्छा ये नहीं होती है कि भाई हम मरे, और ये बात सही है कि कुछ समय का क्षणिक आवेश होता है तो उस समय व्यक्ति गलत कार्य कर बैठता है और उस समय उसे रोक दिया जाए तो क्या ये कहा जाएगा कि भाई हम उस व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीने? नहीं, हम उसकी स्वतंत्रता को नहीं छीन रहे, बल्कि हम वास्तविक रूप में समाज हित में उसको और ज्यादा स्वतंत्रता दे रहे हैं, क्योंकि वो समाज का एक अंग है, समाज का एक हिस्सा है, इसलिए उसको हम नहीं मरने दे रहे हैं। इसलिए नोट करेंगे आत्महत्या पर प्रतिबंध, स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं है। व्यक्ति स्वतंत्र है, उसको रोका जा रहा है, किसने रोका जा रहा है? मरने नहीं दिया जा रहा है। तो मरने नहीं दिया जा रहा है तो इससे ये नहीं कह सकते आप कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीना जा रहा है। मैंने पहले कह दिया था कि व्यक्ति को वो कार्य करने की स्वतंत्रता दी जाए जो करने योग्य है, और जो नहीं करने योग्य है उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए। तो आत्महत्या करना क्या करने योग्य कार्य है? नहीं, ये करने योग्य कार्य नहीं है, इसलिए इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है। और मैंने लिखा है, जैसे अनिवार्य शिक्षा का उदाहरण देता हूँ। भाई राज्य के द्वारा एक कानून बनाया जाता है कि सभी अभिभावकों का, संरक्षकों का ये कर्तव्य है कि सभी अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएं। ठीक है, अब सभी अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएं तो यहाँ माता पिताओं से कहा जा रहा है, तो माता पिता क्या इस बात के बारे में ये कहेंगे भी हमारी स्वतंत्रता छीना जा रहा है, हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं और राज्य हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा रहा है? नहीं भाई नहीं, ये भी जो है ना अनिवार्य शिक्षा की जो व्यवस्था की जा रही है, तो डेफिनेटली यहाँ जो माता पिता है उनकी स्वतंत्रता को छीना नहीं जा रहा है, बल्कि वास्तव में जो शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है इससे स्वयं उस बच्चे का, माता पिता का, समाज का, राज्य का भला हो रहा है। इसलिए वो कार्य कराने की स्वतंत्रता दी जा रही जो कार्य करने योग्य है, और जो करने योग्य नहीं है उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। इसलिए अनिवार्य शिक्षा की जो व्यवस्था की जा रही है, माता पिताओं से कहा जा रहा है कि बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाएं, तो ये उनकी स्वतंत्रता का हनन नहीं है, उनकी स्वतंत्रता नहीं छीनी जा रही है। ठीक है, फिर मैंने आगे लिखा है प्रत्येक कानून स्वतंत्रता का पोषक नहीं है। देखो ये बात भी सत्य है कि राज्य के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, राज्य के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, प्रत्येक कानून जो होता है वह स्वतंत्रता का पोषक नहीं होता है, स्वतंत्रता का समर्थक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी राज्य के द्वारा, शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा गलत कानून बना दिए जाते हैं, जिसको कि हम अत्याचारपूर्ण कानून कह सकते हैं। ऐसी स्थिति में यदि राज्य के द्वारा ऐसे कानून बनाए जाते हैं तो कहा जा सकता है कि ऐसे कानूनों से व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है और ऐसे कानूनों का प्रतिरोध, विरोध करने का अधिकार जनता को दिया भी जाता है। तो नोट करें, प्रत्येक कानून स्वतंत्रता का पोषण नहीं है। मतलब ये नहीं कह सकते कि कोई भी कानून एक ऐसा भी हो, बुरा कानून, अत्याचारपूर्ण कानून बनाया जा रहा है तो वो स्वतंत्रता का पोषण कर रहा है, पोषक है, ऐसा नहीं है। कुछ कानून ऐसे भी होते हैं जो कि वास्तविक रूप में जनता के हित में नहीं होते और उनका विरोध भी किया जाता है। अब इसके बाद में इसका दूसरा पार्ट लेते हैं। 4 विशेषताएं हो गई। दूसरे पार्ट में देंगे स्वतंत्रता के 2 पहलू। स्वतंत्रता के 2 पहलू, जैसा कि मैंने पहले संकेत दिया था कि स्वतंत्रता का जब अर्थ लिया जाता है तो वास्तविक रूप में इसके अर्थ भी 2 ही प्रकार के होते हैं, एक नकारात्मक, दूसरा सकारात्मक। तो यहाँ वही चर्चा आ रही है, नकारात्मक पहलू, सकारात्मक पहलू। नोट करें,
नकारात्मक पहलू, पूरा लिखेंगे, स्वतंत्रता का नकारात्मक पहलू। नकारात्मक पहलू इसका मतलब क्या है? नकारात्मक पहलू के अंतर्गत वास्तविक रूप में यह माना जाता है, क्या माना जाता है कि स्वतंत्रता सभी बंधनों का अभाव है। मतलब व्यक्ति के द्वारा कोई भी कार्य किया जाए, उसकी जैसी इच्छा है वो कार्य करे, इसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। कोई भी कार्य करे, कोई भी कार्य करे, कोई प्रतिबंध नहीं होगा। तो पहला जो इसका अर्थ है वो नकारात्मक है, नकारात्मक पहलू। इसमें यह कहा जा रहा है कि व्यक्ति के द्वारा कोई भी कार्य किया जाए, व्यक्ति की जो इच्छा है वो कार्य करे, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसलिए यहां मैंने लिखा है सभी बंधनों का अभाव। मतलब ये पहलू ये मानता है कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या मानता है? ये सभी बंधनों का अभाव, कि व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होगा, कोई प्रतिबंध नहीं होगा, व्यक्ति की जो इच्छा होगी वो कार्य करे, यह नकारात्मक पहलू मानता है। अब जैसे इसी बात का जो समर्थन किया है व्यक्तिवादियों ने किया है, अराजकतावादियों ने किया है। मैंने लिख दिया यहाँ, अराजकतावादियों ने इसका समर्थन किया। किस किसने? व्यक्तिवादियों ने, अराजकतावादियों ने इसका समर्थन किया है। समझे भाई, व्यक्तिवादी भी तो विशेषकर यही कहते हैं, क्या कहते हैं? व्यक्तिवादियों का एक सिद्धांत है हस्तक्षेप का सिद्धांत। तो यहाँ पर यही कहा जाता है कि राज्य के द्वारा व्यक्ति के कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप किया जाए, कम से कम हस्तक्षेप किया जाए। व्यक्तिवादी कहते हैं ये बात। क्यों? क्योंकि व्यक्तिवादी वास्तविक रूप में व्यक्ति को साध्य मानते हैं, जबकि राज्य को साधन मानते हैं। इसलिए यहाँ इनका कहना है कि भी व्यक्ति के कार्यों में कम से कम राज्य हस्तक्षेप करे, व्यक्तिवादी करे। तो इसलिए यहाँ पर ये व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता देना चाह रहे हैं कि व्यक्ति जो चाहे वो कार्य करे। क्यों? क्योंकि व्यक्ति एक विवेकवान प्राणी है और वह अपने हित में निर्णय ले सकता है, इसलिए उसको स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, जैसा चाहे वैसा काम करेगा ये व्यक्तिवादी करे। अब अराजकतावादियों ने इसका समर्थन किया है। अराजकतावादी क्या करे? अराजकतावादियों ने यहाँ तक कह दिया कि राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है, और जब से राज्य की स्थापना हुई है तब से हिंसा और ज्यादा बढ़ी है, अव्यवस्थाएं और ज्यादा बढ़ी है। अराजकतावादियों का साफ कहना है कि राज्य को तो समाप्त कर दिया जाना चाहिए, समाज अपने आप व्यवस्थित हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं कि भी एक बक्सा लो, बॉक्स, संदूक लो, उसमें पत्थर डालो और दो व्यक्ति दोनों तरफ से बॉक्स को पकड़े और उसको हिलाएं, तो हिलाने से क्या हो जाते हैं? पत्थर व्यवस्थित हो जाते हैं। तो अराजकतावादियों का कहना है इसी प्रकार से समाज के अंतर्गत वास्तविक रूप में राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वयं समाज में जो संगठन होंगे वो अपने आप ही समाज व्यवस्था को संगठित कर देंगे, राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी इसकी डिटेल्स आप अराजकतावाद के ऊपर मैंने लेक्चर अपलोड कर दी, वहाँ देख सकते हैं। यहाँ केवल संकेत दिया है मैंने, ठीक है भाई। नकारात्मक पहलू की मुख्य धारणा है, नोट करें, मुख्य धारणा है कानून व स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं। मतलब जो ये नकारात्मक पहलू ये कहता है कि कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं। इनका कहना है कि जहाँ कानून होगा वहाँ व्यक्ति स्वतंत्र नहीं रह सकता है, और जहाँ स्वतंत्रता है वहाँ कानून नहीं होने चाहिए, ये कहता है नकारात्मक पहलू। इसलिए तो कहते हैं कि भाई राज्य को व्यक्तियों कार्य में हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अराजकतावादी कहते राज्य की जरूरत ही नहीं है, कानून की जरूरत ही नहीं है, समाज अपने आप व्यवस्थित हो जाएगा, ठीक है भाई। और फिर मैंने यहाँ लिखा जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका मतलब क्या है? चूंकि नकारात्मक पहलू ये कहता है कि भाई किसी भी प्रकार का व्यक्ति के कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, चलो प्रतिबंध नहीं है, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा? जो सबल व्यक्ति होगा वो दुर्बल व्यक्ति पर शासन करेगा, सीधी सी बात है। कानून है नहीं, राज्य हस्तक्षेप नहीं करना है, तो ऐसी स्थिति में जो सबल है, शक्तिशाली है, वो निर्बल व्यक्तियों के ऊपर शासन करेंगे, निश्चित रूप में करेंगे। इसलिए यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ होगी, किसमें? नकारात्मक पहलू के अंतर्गत। इसीलिए आज हम ये देखते हैं कि स्वतंत्रता का सकारात्मक पहलू अपनाया जा रहा है। अब लेंगे हम दूसरा सकारात्मक रूप। नोट करें, स्वतंत्रता का सकारात्मक रूप। अब ध्यान देंगे, यहां तो नकारात्मक पहलू में तो स्वतंत्रता का अर्थ क्या बताया गया है कि सभी बंधनों का अभाव, मतलब व्यक्ति के कार्यों पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा, कोई बंधन नहीं होगा, व्यक्ति पूर्ण रूप में स्वतंत्र है, जैसा चाहे वैसा काम करे वो। मतलब व्यक्ति की जो इच्छा है, जो चाहे वो कार्य करे, कोई प्रतिबंध नहीं है। परंतु सकारात्मक रूप के अंतर्गत क्या होगा? यहाँ जो स्वतंत्रता है वह नियमित स्वतंत्रता होगी अथवा बंधनों सहित स्वतंत्रता है। मतलब सकारात्मक जो रूप है इसके अंतर्गत व्यक्ति को कोई भी कार्य करने की आज़ादी नहीं दी जाएगी, बल्कि व्यक्ति के द्वारा केवल वो ही कार्य किए जाएं जो करने योग्य हैं। जो करने योग्य कार्य नहीं है उन कार्यों को नहीं करने दिया जाएगा, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाएगा, राज्य के द्वारा प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसलिए इसको कहते हैं बंधनों सहित स्वतंत्रता। मतलब यहाँ पर व्यक्तियों के कार्यों पर बंधन होगा, प्रतिबंध होगा। कैसे होगा? कि जो करने योग्य कार्य है वो तो करो, लेकिन जो करने योग्य कार्य नहीं है, जैसे मान लीजिएगा एक व्यक्ति अपने हित में काम नहीं करता है, समाज के हित में काम नहीं करता है, परिवार के हित में काम नहीं करता, तो ऐसी स्थिति में उसके कार्यों के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाएगा।
और कानून बनाए जाते हैं। इसलिए सकारात्मक जो रूप है इसके अंतर्गत स्वतंत्रता का अर्थ क्या माना जाता है? बंधनों सहित स्वतंत्रता, मतलब व्यक्ति के कार्यों के ऊपर प्रतिबंध भी होगा और स्वतंत्र भी होगा। क्या मतलब हुआ? अरे भाई सीधी सी बात है, व्यक्ति के द्वारा जो करने योग्य कार्य है जिससे कि स्वयं व्यक्ति का, समाज का, राज्य का हित होगा, परिवार का हित होगा, वो कार्य करे। लेकिन यदि एक व्यक्ति परिवार, समाज, राज्य के विरुद्ध कार्य करता है तो ऐसे कार्य करने की उसको आज़ादी नहीं हो सकती है। इसलिए ये बंधनों से स्वतंत्रता कहलाता है। नकारात्मक पहलू के अंतर्गत सभी बंधनों का अभाव है, सकारात्मक पहलू में बंधनों से स्वतंत्रता है। मतलब यहाँ स्वतंत्रता तो होगी लेकिन बंधन होंगे। यहाँ पर पूर्ण स्वतंत्रता होगी, कोई बंधन नहीं होगा, व्यक्ति जैसा चाहेगा वैसे काम करेगा, लेकिन यहाँ व्यक्ति वही काम करेगा जो करने योग्य है। आगे बढ़ते हैं, मैंने यहाँ नोट भी कर दिया है, उन कार्यों को करने की स्वतंत्रता है जो हमें करने चाहिए, न कि जो हम करना चाहें। ध्यान देंगे आप। वास्तव में यहाँ जो स्वतंत्रता का सकारात्मक पहलू है वह ये कह रहा है, स्वतंत्रता का अर्थ बताते हुए क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता उन कार्यों को करने की स्वतंत्रता है, उन कार्यों को, केवल उन कार्यों करने की स्वतंत्रता है जो हमें करने चाहिए, मतलब जो करने योग्य है कार्य। एक बात बताओ, क्या एक व्यक्ति के द्वारा जो आत्महत्या की जा रही है उस कार्य को करने की स्वतंत्रता दी जाए? नहीं, ये करने योग्य कार्य नहीं है। इससे स्वयं व्यक्ति का हित हो रहा है, मर रहा है, परिवार का हित होगा, समाज का हित होगा, होगा कि नहीं? तो ऐसा कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती है। इसलिए नोट करेंगे, उन कार्यों को करने की स्वतंत्रता है। मतलब स्वतंत्रता का सकारात्मक जो पहलू है वह ये कह रहा है कि स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता उन कार्यों को करने की स्वतंत्रता है। व्यक्ति के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उन कार्यों को करने की स्वतंत्रता है जो हमें करने चाहिए, मतलब जो करने योग्य हैं, जो हमें करने चाहिए, न कि जो हम करना चाहते। मतलब हम जो काम करना चाहते वो नहीं, बल्कि हमें जो करने चाहिए, जिससे व्यक्ति, परिवार, समाज का हित होगा, वो काम तो कीजिएगा। लेकिन आपकी इच्छा यदि ये है कि भाई हम आत्महत्या कर रहे हैं, रास्ते में मान लीजिएगा आप बाइक से जा रहे हैं, 4 व्हीलर से जा रहे हैं, आगे पुल आता है, पुल क्षतिग्रस्त है, वहाँ पर पुलिसकर्मी है, ट्रैफिक पुलिस वाला है, वह आपको रोक रहा है कि आगे मत जाइएगा, पुल क्षतिग्रस्त है, टूट जाएगा। तो क्या आप इससे ये मानेंगे कि आपकी स्वतंत्रता छीनी जा रही है? नहीं भाई, बल्कि मैं ये कहूँगा कि आपको मरने से बचाया जा रहा है, क्योंकि आपकी इच्छा मरने की नहीं है। मरने की इच्छा नहीं है तो आपको तो और ज़्यादा स्वतंत्र किया जा रहा है। इसलिए केवल जो करने योग्य कार्य हैं उनको करने दिया जाए, और जो करने योग्य नहीं है उनके ऊपर प्रतिबंध होगा, बंधन होगा, कानून होंगे। ऐसे कार्य करने की स्वतंत्रता व्यक्ति को नहीं दी जा सकती है। ये बात करता है स्वतंत्रता का सकारात्मक रूप। फिर से दोहरा रहा हूँ, उन कार्यों को करने की स्वतंत्रता जो हमें करने चाहिए, जो करने योग्य हैं, न कि जो हम करना चाहते। मतलब हम जो करना चाहते वो नहीं, हम तो कुछ भी करना चाहेंगे, बल्कि जो करने योग्य कार्य हैं उन कार्यों को करने की स्वतंत्रता दी जाएगी। और परंतु आपकी जो इच्छा है, आप जो चाहते हैं वो काम नहीं करने दिया जाएगा। कोई व्यक्ति मरना चाहता है उसको नहीं मरने दिया जाएगा, बाकी जो करने योग्य काम है वो आप कीजिएगा। ये कहता है स्वतंत्रता का सकारात्मक रूप। इसलिए फिर से दोहराऊं, नकारात्मक पहलू कह रहा है कि स्वतंत्रता सभी बंधनों का अभाव है। मतलब यहाँ नकारात्मक पहलू ये कहता है कि व्यक्ति के द्वारा कोई भी कार्य किया जाए उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। और स्वतंत्रता का सकारात्मक पहलू क्या रहा है? ये कह रहा है कि बंधनों से स्वतंत्रता है। मतलब यहाँ पर व्यक्ति को केवल जो करने योग्य कार्य वो तो करने दिए जाएंगे, बाकी जो करने योग्य कार्य नहीं है वो नहीं करने दिए जाएंगे। इसलिए बंधनों से स्वतंत्रता है। मतलब यहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बंधन होगा, प्रतिबंध होगा। और नकारात्मक में व्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर, उसके कार्य के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसलिए ये सभी बंधनों का अभाव है। और ये बंधनों सहित स्वतंत्रता, ये दो बात होगी मूल, बस ये इसका सार है, ये इसका निचोड़ है। अगर आप स्वतंत्रता की अवधारणा को समझना चाहते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ केवल ये 2 बातें आप ध्यान रखेंगे, बस ये 2 बातें, बस सब कुछ आ गया इसमें। केवल ये 2 बातें बस, नकारात्मक और सकारात्मक। ठीक है भाई, ये हो गया स्वतंत्रता की विशेषताएं और इसके 2 पहलू, नकारात्मक और सकारात्मक। मुझे विश्वास है आप स्वतंत्रता के संदर्भ में ये दोनों बातें, मतलब विशेषताएं और इसके 2 पहलू, नकारात्मक और सकारात्मक, ठीक से समझ गए होंगे। अगला जो लेक्चर हमारा होगा वह जो ये तीसरी विशेषता है, स्वतंत्रता के अनेक रूप, स्वतंत्रता के प्रकार के संदर्भ में होगा। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि कोई भी अवधारणा मैं समझाऊंगा, कोई भी टॉपिक मैं लेता हूँ मैं उसको क्रमबद्ध रूप में लेकर के चलूँगा। और ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि मैं संपूर्ण राजनीति विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों के लिए मेरे यूट्यूब
चैनल पर उपलब्ध अवश्य कराऊंगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और मैं मेरे केवल विद्यार्थियों के लिए ही प्रतिदिन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत गोते लगाता हूँ, तैरता हूँ और डूबता हूँ। किस लिए? केवल आपके लिए, केवल आपके लिए। इसलिए मैं जिस रूप में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ उस रूप में समझिएगा। आप राजनीति विज्ञान में भाई कभी भी विफल नहीं हो सकते। और मैं मूलतः आपको राजनीति विज्ञान पढ़ाना चाहता हूँ। मैं यहाँ वाहवाही औपचारिकता के नाते या केवल मजाक के अंदाज में या केवल समय पास करने वाली प्रवृत्ति के रूप में नहीं, मैं राजनीति विज्ञान को एक सुप्रीम साइंस, एक मास्टर साइंस मानते हुए आपको समझाता हूँ। क्योंकि वैसे भी अरस्तु ने कह दिया था कि राजनीति विज्ञान क्या, पॉलिटिकल साइंस इज सुप्रीम साइंस, की राजनीति विज्ञान एक सर्वोच्च विज्ञान है, पॉलिटिकल साइंस इज मास्टर साइंस है, राजनीति विज्ञान एक सर्वोच्च विज्ञान है, राजनीति विज्ञान एक स्वामी विज्ञान है। फिर से बोल रहा हूँ, राजनीति विज्ञान एक सर्वोच्च विज्ञान है, राजनीति विज्ञान एक स्वामी विज्ञान है। खैर इसके ऊपर मैं अलग से एक लेक्चर अपलोड करूंगा कि राजनीति विज्ञान को जो है स्वामी विज्ञान, क्या स्वामी विज्ञान सर्वोच्च विज्ञान क्यों कहा जाता है, इसके ऊपर मैं एक लेक्चर अपलोड करूंगा। लेकिन ये बात मैं जरूर कहूँगा कि मैं राजनीति विज्ञान को एक सर्वोच्च विज्ञान मानते हुए आपको समझाता हूँ। इसलिए मैं जिस रूप में आपको समझाना चाहता हूँ उस रूप में समझिएगा, आप राजनीति विज्ञान को बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है आप स्वतंत्रता के संदर्भ में ये दोनों बातें, विशेषताएं और पहलू ठीक से समझ गए होंगे। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।